हाय गुड मॉर्निंग डियर। ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट किया है और उसमें आपका 2-3 लेक्चर हो गया है। ठीक है, तो हमने अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कहाँ तक हमने उसमें कवर कर लिया था बेटा लास्ट लेक्चर में, कि जब भी कोई जेट किसी मूविंग फ्लैट प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स आएगा, कर्व्ड वेन पर स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स आएगा। कर्व्ड वेन में दो केस थे बेटा, एक एट द सेंटर और एट द टिप। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जब आप देखोगे जो टरबाइन में बेटा स्टेशनरी नहीं मिलेगा आपको, जनरली कैसे मिलेंगे, रोटेटिंग या मूविंग कह सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई मूविंग बॉडी पे अगर जेट स्ट्राइक करता है मूविंग फ्लैट प्लेट पे, ठीक है बेटा, या कर्व्ड वेन पे, तो कितना फोर्स उस जेट उस पे लगाता है या कितना वर्क डन करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सुनना ध्यान से, जब तक पढ़ाया जाए तब तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ठीक है क्या करना है बेटा, सुनना है अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट केस है हमारा, यहाँ पे 4 केस हमने कवर कर लिए थे। केस नंबर 5, ठीक है, ये क्या है, व्हेन जेट या जेट स्ट्राइक्स ओवर, ठीक है, मूविंग फ्लैट प्लेट, ठीक है बेटा। जब जेट मूविंग फ्लैट प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स जेट अप्लाई करेगा। ठीक है, व्हेन जेट स्ट्राइक्स ओवर मूविंग फ्लैट प्लेट देन व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट। ठीक है, और वी कैन से दैट व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑन द फ्लैट प्लेट बाय द जेट। चलिए इधर देखो, तो ये बेटा एज्यूम कर लिया हम, बार बार हमने कहा कि लाइन डायग्राम से हम नोजल उसको जेट को दिखाएंगे। तो देखो बेटा ये एज्यूम, ठीक है, ये क्या है, ये नोजल है और नोजल से हमने ये क्या एज्यूम कर लिया, जेट। ठीक है, कि ये जेट को जा रहा है और वेलोसिटी कितनी, हम जेट की मान लेते वेलोसिटी की, किस वेलोसिटी से बेटा जेट जा रहा है, v1 वेलोसिटी से। ठीक है, तो चलो ये v1 वेलोसिटी से जेट ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखो कैसी प्लेट पे टकरा रहा है, फ्लैट प्लेट पे। तो जरा ध्यान देना बेटा, अगर इस प्लेट पे ये टकराएगा, जैसे ये है, अब की बार फिक्स नहीं है प्लेट बेटा, ठीक है, फिक्स नहीं है, तभी तो क्या करेगी, मूव करेगी। अब जैसे देखो ये प्लेट है तो जेट इस पे टकराएगा, जेट क्या लगाएगा बेटा, फोर्स लगाएगा, और जेट फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स की वजह से ये प्लेट क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। मान लिया, एज्यूम कर लो ये जो प्लेट जा रही है वो जा रही है मान लो बेटा u वेलोसिटी से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये v1 वेलोसिटी से जेट इस पर टकराया तो जेट ने प्लेट पर फोर्स लगाया, उसकी वजह से प्लेट क्या की बेटा, मूव करना स्टार्ट कर दी। एज्यूम कर लिया हमने किस वेलोसिटी से जा रही है, u वेलोसिटी से। ठीक है, प्लेट। अब आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे जेट इस प्लेट पे टकराएगा तो हमें पता है कि स्प्लैशिंग ज्यादा होगी, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर टकराएगा तो स्प्लैशिंग ज्यादा होगी, लॉसेस ज्यादा होंगे वाटर के बेटा, लॉसेस ज्यादा होंगे, एफिशिएंसी सिस्टम की कम आएगी। तो उस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए, और कह सकते हो कि स्मूथ एंट्री ऑफ जेट ओवर प्लेट, स्मूथ एंट्री बनाने के लिए, जेट की प्लेट पर स्मूथ एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक स्प्लिटर लगा देते हैं। तो ये हमने मान लो क्या लगा दिया बेटा, एक स्प्लिटर। ये इसका क्या यूज होता है कि जेट हमारा क्या करे, स्मूथली इस पे, ठीक है, टकराए और आराम से वो क्या कर जाए बेटा, डिफ्लेक्ट कर जाए, स्प्लैशिंग क्या हो, कम हो। ठीक है, चलिए क्या हुआ बेटा, जेट आया, जेट ने प्लेट पे फोर्स लगाया, प्लेट मूव करने लगी। अब जेट भाई टकराएगा, ठीक है, जेट टकराएगा तो प्लेट भी इस पे फोर्स लगाएगी, प्लेट फोर्स लगाएगी तो उसकी वजह से क्या करेगा बेटा, ये जेट डिफ्लेक्ट करेगा। तो मान लो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से बेटा जेट क्या करने लगा, डिफ्लेक्ट कर गया, इधर चला गया आधा। देखो सिमेट्रिसिटी की वजह से हाफ जेट अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा और हाफ जेट किधर डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो जहां भी जेट एंट्री करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट, और उसको हम किससे डिनोट कर रहे थे अभी तक, 1 पॉइंट से। ठीक है, और जहां से जेट एग्जिट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्जिट पॉइंट, और उसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, 2 पॉइंट से। तो ये 2 पॉइंट है एग्जिट और ये क्या है, एंट्री। चलिए अब देखो बेटा इधर ध्यान देना, ठीक है,
मान लो ये मास फ्लो रेट कितनी आ रही थी m डॉट, तो यहाँ सिमेट्रिसिटी की वजह से बेटा m डॉट बाई 2 इधर चला, डिफ्लेक्ट कर गया इस डायरेक्शन में, और m डॉट बाई 2 इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया। देखो बेटा पहले केस में क्या था कि जेट ऐसे स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है, और ये प्लेट फिक्स थी, प्लेट फिक्स थी, तो ये आधा इधर डिफ्लेक्ट हुआ आधा इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो डिफ्लेक्शन तो डिस्चार्ज का हाफ आप ये अभी भी रहेगा। लेकिन इस केस में जरा ऐसे देखो कि आप मान लो मैं आपको प्लेट पे बिठा दूं, और प्लेट पे आपको बिठा दूं, तो आपको जो जेट लगेगा कि जेट किस वेलोसिटी से आपके ऊपर हिट कर रहा है, तो क्या v1 दिखेगी? नहीं बेटा v1 नहीं दिखेगी। यहां से देखते हैं कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है बेटा। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कभी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो वो क्या कहलाती है बेटा? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इधर देख लो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, एक x मान लिया और एक क्या मान लिया बेटा? y, दो ऑब्जेक्ट मान लिए। ये ऑब्जेक्ट बेटा इधर 30 मीटर पर सेकंड से मान लो जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो अब मैं कहूं कि x की वेलोसिटी जो y ऑब्जेक्ट है ऐसे है, ये एक ऑब्जर्वर है, ये y x ऐसे जा रहा है इधर, यही से स्टार्टिंग पॉइंट यही है सेम, ठीक है। और मान लो ये जा रहा है यहाँ 10, ये 30 से और ये 10 से जा रहा है। तो जो y ऑब्जेक्ट को दिखेगी वेलोसिटी x की, वो कितनी दिखेगी बेटा? आपने सुना होगा जब सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी इसको दिखेगी इस ऑब्जर्वर को, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठ जाए तो उस ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी दिखेगी x की, वो क्या दिखेगी बेटा? 30 माइनस 10। तो सेम यहाँ देखो, और थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकली एकदम लेके चलता हूं, क्योंकि देखो जेट एक सेकंड में मान लो v1 मीटर चल रहा है आगे, ठीक है। प्लेट एक सेकंड में कितना जा रही है बेटा? u मीटर, ठीक है। तो ये भी एक सेकंड में v1 जा रहा है, ये एक सेकंड में कितना जा रहा है? u मीटर। ऐसे यहाँ पे देखो, एक सेकंड में ये 30 मीटर जा रहा है, एक सेकंड में ये कितना जा रहा है? 10 मीटर। तो ओवरऑल इस जेट इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि x कितना गया, एक सेकंड में कितना गया बेटा? 20 मीटर। इसी तरीके से बेटा जो अगर ऑब्जर्वर इस प्लेट पे बैठा है तो उस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि जेट जो इससे स्ट्राइक, और आप ऐसे समझ सकते हो कि ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, वो u वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या पूरा का पूरा वाटर इस पे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा बेटा। यहां देखो, अगर जेट की वेलोसिटी चलो मान लो ये 30 मीटर पर सेकंड, प्लेट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो जो जेट कितना वाटर यहाँ पे स्ट्राइक कर पाएगा? केवल किस वेलोसिटी का वाटर बेटा? 20 वेलोसिटी का वाटर। इतना कहने का मतलब जो वाटर इस वेलोसिटी को ओवरकम कर लेगा, केवल वही वाटर क्या करेगा? इससे स्ट्राइक करेगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ जो ऑब्जर्वर को, ठीक है, उस ऑब्जर्वर को जो दिखेगा बेटा कि कितने वेलोसिटी से इस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो किस वेलोसिटी से यहाँ लगेगा बेटा? v(r1) वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अगर इसको ऐसे मान लो, इसकी वेलोसिटी होती मान लो ये, इसको जेट मान लो बेटा, ये जेट है और ये प्लेट है, ठीक है। तो अब ये जरा ध्यान देना, अगर जेट की वेलोसिटी होती 10 मीटर पर सेकंड और प्लेट की वेलोसिटी होती 20 मीटर पर सेकंड, तो बताओ क्या कभी जेट वाटर इस प्लेट में हिट कर पाता? नहीं कर पाता बेटा। क्यों? क्योंकि ये एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा, ये एक सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर। तो ये क्या निकल जाएगा? 10 मीटर उससे आगे निकल जाएगा। तो कोई भी वेलोसिटी इस वेलोसिटी को ओवरकम नहीं कर पाती, और कोई बिल्कुल वाटर यहाँ पे क्या नहीं करता बेटा? स्ट्राइक नहीं कर पाता बेटा। इस केस में बिल्कुल भी वाटर स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना वाटर इस जेट का इस पे स्ट्राइक करेगा बेटा? जिस वाटर की वेलोसिटी क्या होगी? v(r1) वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां देखो, जो v1 वेलोसिटी है बेटा, वो तो एक्चुअल वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको दिखेगी जेट की वेलोसिटी। तो इट इज द एक्चुअल या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, एट एंट्री पे ये, ठीक है, या कह सकते हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री, सिंपल कह सकते हो। जो v(r1) है बेटा, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। v(r1) इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री,
ठीक है, एट एंट्री। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करेगा, ये एंट्री से, ठीक है, इस वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो हम बात करेंगे हमारे लिए जो यूजफुल मास फ्लो रेट होगी जो प्लेट से टकराने वाली, ठीक है। एक बार देख लेता हूं कि होल बोर्ड कवर हो रहा है, ओके, ठीक है। तो मास जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो वेलोसिटी या मास फ्लो रेट जो हमारे लिए यूजफुल होगी वो क्या होगी बेटा, देखो जेट से तो निकल रहा है रो ए V1, अगर जेट का एरिया ए है तो, लेकिन आपको कितना यूजफुल दिखेगा बेटा, हमारे लिए यूजफुल कितना है, रो ए VR1। तो यहाँ ध्यान रखना, अभी तक आप रो ए V1 लेते थे, यहाँ क्या लिया जाएगा, यूजफुल जो मास फ्लो रेट होगी, ठीक है, जो इस पे वर्क प्रोड्यूस करेगी, जो इसको आगे ले जाएगी, ठीक है, वो कितनी होगी, रो ए VR1। चलिए अब देखो एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि एंट्री पॉइंट की इस प्लेट पे वेलोसिटी क्या होगी, या प्लेट की एट एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी, तो क्या है बेटा, एकदम फ्लैट प्लेट है, जैसे ये देखो मार्कर, इधर से ऐसे जेट हिट किया और ये u वेलोसिटी से इधर गया, तो दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द दिस इज द एग्जिट पॉइंट एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बराबर होगी इस सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर। तो यहां की वेलोसिटी, ठीक है, प्लेट की वेलोसिटी, तो u, जैसे मान लो मैंने एंट्री को u1 से डिनोट कर दिया और एग्जिट को u2 से, तो u बराबर क्या होगा बेटा, u1 बराबर u2, ठीक है। u क्या है, इस प्लेट की वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। चलो अब क्या होगा बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां से भी समझ सकते हो बेटा कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, तो ट्रेन में बैठे हो और आपकी ट्रेन जा रही है मान लो 100 kmph से, और उसके बगल में रोड है, रोड किससे जा रही है, रोड पे कोई कार जा रही है 200 kmph से, तो आपको वो कार किससे दिखेगी बेटा, 100 kmph से। लेकिन अगर यही बात आप ग्राउंड पे देखते, कहीं खड़े होते रोड के साइड में और 200 kmph से कार जाती, तो कितने से दिखती है आपको, 200 kmph से, ठीक है। तो वो आप इतना जानते हो, आपने हर जगह पढ़ा है 10th 12th में रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब जब जेट इस पे हिट किया, प्लेट ने इस पे फोर्स लगाया, जेट डिफ्लेक्ट किया, तो जेट इस पे जो मूव करेगा वो किससे वेलोसिटी से, मान लो बेटा ये मूव करेगा इस पे, यहाँ एग्जिट पे रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि जेट प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्वर हो, इस प्लेट पे बैठे हो, तो कितनी वेलोसिटी से दिखेगा बेटा, ये यहाँ पे VR2 एट, अब एग्जिट पे रिलेटिव वेलोसिटी है तो ये क्या होगी, VR2 वेलोसिटी। ऐसे बेटा यहां पर ये कितनी हो जाएगी, VR2, ठीक है। चलो अब इधर देखते हैं। अब देखो बेटा, जब भी ये मूविंग वाली प्लेट या मूविंग वाले वेन आते हैं तो यहाँ पे एक वेलोसिटी ट्रायंगल का कंसेप्ट आता है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, कैसे, ठीक है, क्या होता है, तो यहीं से सीखो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो वेलोसिटी ट्रायंगल से ही आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, और वही कंफ्यूजन आपको होता है, ठीक है। मेंस वगैरह में 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो वेलोसिटी ट्रायंगल ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। अब देखो, तो वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ नहीं है बेटा, हम क्या करते हैं, उस वेलोसिटी को एक स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। जैसे हमारे पास वेलोसिटी मान लो v1 का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं एक स्केल ले लिया कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर पर सेकंड। तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता कि जैसे मान लो आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने एक स्केल ले ली कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 मीटर पर सेकंड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ऐसे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लूंगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, v1 को। तो यहां मान लो जो v1 वेलोसिटी थी, ठीक है बेटा, जो v1 वेलोसिटी थी वो हमने यहां से यहां तक एक स्केल पे क्या की है, रिप्रेजेंट की है। और उसकी डायरेक्शन को कैसे दिखाओगे आप, एरो से, कि किस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, एरो से। इस एरो ये दिखा रहा है इस जेट की, जो आप अगर ग्राउंड पे बैठे होगे तो आपको जो जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिखेगी वो v1, उस v1 को एंट्री पे मैंने ऐसे क्या किया बेटा, ठीक है, उस v1 को एंट्री पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो और क्या एंट्री पे आपको दिखेगा, एंट्री पे ये भी वेलोसिटी है बेटा, एक तो वेलोसिटी v1 जेट आ रहा है v1 वेलोसिटी से, लेकिन एंट्री पॉइंट पे प्लेट भी जा रही है u1 वेलोसिटी से। तो u1 वेलोसिटी जा रही है, तो जब कभी भी हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब भी वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है तो वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा
दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो इधर ये u मैग्नीट्यूड है और ये v1 है, तो u मैग्नीट्यूड अगर कम होगा v1 से तभी जाके जेट इस पे क्या करेगा बेटा, स्ट्राइक करेगा। तो मान लिया कि जो u वेलोसिटी, चलो इस v1 वाला एरो मैंने यहां लगा दिया बेटा, अब u1 वाला चलते हैं। तो यहां से u स्टार्ट हुआ इस जगह से और इस जगह से मान लो इस जगह तक गया, तो ये हम दिखा रहे हैं यहां से यहां तक ये u1, ठीक है। ये क्या है बेटा, यहां से यहां तक u1 इसी स्केल पे, क्योंकि उस सेम डायरेक्शन में, तो बेटा ये सेम डायरेक्शन में हमें दिखेगा, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद क्या है, ये v1 का एरो था, ये u1 का है। अब देखो अगर आप प्लेट पे इस पे बैठे हो तो जेट जो जिस एंट्री पॉइंट पे जेट अब इस पे हिट करेगा जिस वेलोसिटी से, ठीक है, जिस वेलोसिटी, जो यूजुअल वेलोसिटी ऐसे कह सकते हो, तो वो कितनी होगी हमारी vr1, ठीक है। जब ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा बेटा कि vr1 से ये क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो vr1 क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो ये v1 है, तो vr1 क्या हो जाएगा बेटा, vr1 क्या है, v1 माइनस u1। तो यहां से लेके यहां तक का जो स्केल बच गई अब, क्योंकि vr1 वैसे भी क्या है, v1 माइनस u1, तो v1 में से u1 की घटाने के बाद कितनी लाइन की लेंथ बच गई बेटा, इतनी लेंथ बच गई। और इसमें ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो एरो इस डायरेक्शन में लग गया, ये क्या है, vr1। तो यहां देखो अगर इस जेट स्ट्राइक्स ओवर मूविंग फ्लैट प्लेट, अगर इस केस में आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हो एंट्री पे, तो इस तरीके से वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा। सिंपल एक लाइन होगी बेटा, v1 u1 और vr1। लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है एट एंट्री पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये यहाँ पे एक वेलोसिटी ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं, ये v1 वेलोसिटी है, ठीक है, जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, u1 क्या है, प्लेट की एंट्री पे वेलोसिटी, u1 इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट एंट्री, actual velocity of plate at entry। चलो ठीक है बेटा, तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल यहां बन गया। अब मैं बात करता हूं एग्जिट पॉइंट में। तो एग्जिट पॉइंट में क्या है बेटा, vr2, जब भी प्लेट जेट इस पे ऐसे टकराएगा, जेट डिफ्लेक्ट करेगा, तो प्लेट पे किस वेलोसिटी से मूव करेगा बेटा, vr2 वेलोसिटी से जेट ये मूव करता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर जब इस पे बैठेगा। लेकिन प्लेट बेटा फिक्स तो है नहीं, अब प्लेट, तो प्लेट किस वेलोसिटी से यहां पे जा रही है बेटा, u2 वेलोसिटी से एग्जिट पे, ये इस डायरेक्शन में, तो प्लेट जा रही है u2 वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी है इस पे वाटर की इस डायरेक्शन में। लेकिन जो वाटर अब जिस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, एंट्री पॉइंट पे वाटर जिस डायरेक्शन में इस प्लेट को छोड़ेगा या लीव करेगा, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से लीव करेगा वो वेलोसिटी क्या है बेटा, हमारी v2, ठीक है। लेकिन मैं अब बात करूं v2 की, तो v2 क्या होगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो उसको ड्रॉ किया तो वही वेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया बेटा, और इस u2 को मैं उठा के यहाँ से कहाँ ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल है तो कहीं भी ड्रॉ कर लो। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो इसका ये है u2, देखो एरो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और ये क्या है बेटा, v2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट। ये कौन सी वेलोसिटी है, जेट जिस वेलोसिटी से इसको छोड़ेगा बेटा इस एग्जिट पॉइंट पर, वो है v2, ठीक है। लेकिन आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है, जब आप प्लेट पे बैठे हो तो क्या होगी बेटा, vr2 को रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि v2 जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी और u2 क्या है वहां पे प्लेट की वेलोसिटी। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया v2, और इसको इस वेक्टर को फिर मैं यहाँ बना दूं तो ये बन गया एंट्री पे वेलोसिटी ट्रायंगल, एग्जिट पर वेलोसिटी ट्रायंगल v2, ठीक है। बात करेंगे v2 vr2 vr1 की वेलोसिटी, ये क्या मान होगा, इन दोनों इनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इस पे बैठा है तो उसको ये वेलोसिटी दिखेगी, अगर आप ग्राउंड पे हो तो आपके लिए क्या होगी, जेट की वेलोसिटी ये होगी, प्लेट की वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर इस पे बैठ के देखेगा तो क्या दिखेगी बेटा, vr2, ठीक है। तो ये है, अब इनको मैं लिख देता हूं,
Here v2 is the absolute velocity या एक्चुअल कह सकते हो, absolute velocity at जेट की है बेटा, ठीक है, at exit u2 is the actual velocity of plate, ये जेट की है, ठीक है, जहां मैंने कुछ नहीं लिखा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट, ठीक है, एग्जिट, और क्या है VR2, रिलेटिव वेलोसिटी ये जेट की है, जहां मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं वो जेट की है, और जहां प्लेट लिखी है वो बस दो वेलोसिटी प्लेट की है। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, किसकी है बेटा, जेट की, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, जैसे इस पे लिखा हुआ है ना जेट, तो इस तरीके से आप समझोगे, लिख सकते हो साथ में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट एंट्री, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट, रिलेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये सारी चीजें हमने यहां बना ली है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम ये देखते हैं कि कितना फोर्स ये लगाएगा इस पे, कितना जेट इस पे प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, जेट इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो मान लो हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वही उस प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन है क्योंकि फ्लैट प्लेट है, तो एफ एक्स या एफ एन कितना हो जाएगा बेटा, क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, अब देखो जब भी आप फोर्स की इक्वेशन लिखते हो एफ एक्स या एफ वाई, तो बेटा आपको ये देखना पड़ता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप ग्राउंड पे बैठ के ये एनालिसिस कर रहे हो बेटा, आप ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है या ऑब्जर्वर प्लेट पे बैठा है, ठीक है। तो मैं यहाँ जो भी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है बेटा, प्लेट पे, ठीक है, सॉरी ग्राउंड पे। ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ग्राउंड पे। आप देखो चाहे प्लेट लेके इक्वेशंस लिखो, चाहे ग्राउंड पे लेके ऑब्जर्वर को इक्वेशन लिखो, इक्वेशन एनालिसिस सब सेम रहेगी, ठीक है, आंसर वगैरह सेम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्लेट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो, एक बार आप किसको मान लो बेटा, ग्राउंड को, तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो मैं ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के क्या लिख रहा हूं बेटा, इक्वेशंस लिख रहा हूं, ठीक है, फोर्स वगैरह की, ऐसे ही आपको एनालिसिस करनी है। तो एफ एक्स बराबर देखो एफ एन, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन लगने वाला फोर्स, उसी डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए बेटा, मोमेंटम चाहिए। तो मास फ्लो रेट कितनी है, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मास फ्लो रेट एम डॉट, इनटू वेलोसिटी कितनी है बेटा, अगर आप ग्राउंड पे बैठे हो तो एम डॉट इनटू v1, ठीक है। अब देखो इधर माइनस फाइनल मास फ्लो रेट। अब जो फाइनल मास फ्लो रेट है बेटा, तो जरा मुझे ये बताओ, अगर आप ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको जेट किस वेलोसिटी से बाहर जाता हुआ दिखेगा, u2 से, v2 से, ठीक है, और यहां भी किससे वेलोसिटी से दिखेगा बेटा, v2 वेलोसिटी से। लेकिन मुझे किस डायरेक्शन में v2 का कंपोनेंट चाहिए बेटा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां आप इस ट्रायंगल से देख रहे होगे कि v2 का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u2 एग्जिट पे। तो देखो पहले मैं उसके लिए माइनस m डॉट बाई 2 इंटू u2, ठीक है बेटा, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, u2 एग्जिट पे जेट की, प्लस या ठीक है सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस आ गया, प्लस m डॉट बाई 2 क्या है बेटा, ये भी u2, ठीक है। तो जरा यहां देखो क्या हो जाएगा, m डॉट v1 माइनस, देखो जुड़ जाएगा, ये सेम है, तो ये हो जाएगा m डॉट इनटू u2। वी नो दैट u equals to u1 equals to u2. Okay dear, now we replace u2 by u, ठीक है,
here Fn equals to put value of m dot. What is the value of m dot equals to dear रो a Vr1, ठीक है बेटा। तो ये रो a Vr1, तो इसकी वेलोसिटी मैंने लिख दी बेटा, m डॉट का मान लिख दिया। m डॉट कॉमन लोगे तो बेटा क्या बचेगा, v1 माइनस u2। here v1 माइनस एंड u2 इज रिप्लेस्ड बाय u डियर, ठीक है। देन यू कैन रिप्लेस u2 बाय u। एक टर्म आप और देख पा रहे होगे बेटा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि रो a Vr1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, v1 माइनस u1 या u, ठीक है। और एक पहले से ही क्या है, v1 माइनस u। तो बेटा x डायरेक्शन में या Fn जो हमें फोर्स मिलेगा Fx इक्वल टू Fn क्या हो जाएगा बेटा, रो a, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट एंड v1 माइनस u, v1 माइनस u का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। जो भी आप कैलकुलेट करना सब वैल्यू पुट करके MKS में, तो यहां से जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा बेटा, न्यूटन में, ठीक है। कि इतना फोर्स इस मूविंग प्लेट पे क्या लगाएगा बेटा, जेट लगाएगा। आप एनालिसिस चाहे तो प्लेट पर बैठ के करिए, चाहे ग्राउंड पे बैठ के, जो इक्वेशंस आएंगी वो सेम आएंगी, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉलो किया है ग्राउंड से, मैं जितनी भी इक्वेशन से एनालिसिस कर रहा हूँ ग्राउंड पे बैठ के, ठीक है। पहले मैंने सारे एग्जांपल दिए जिससे ये Vr2, V2, U2 इन सब का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए। नहीं तो क्या होगा, किताब में बने रहते हैं डायग्राम, रटते हैं बच्चे और कभी इसको रट ही नहीं पाते, क्योंकि इतने केस आते हैं। जब भी अलग अलग वो आता है हमारा टरबाइन बेटा पंप, तो अलग अलग उसमें थोड़ा नोटेशंस वगैरह और एंट्री एग्जिट ये सब चीजें चेंज होती रहती, कभी टिप से, कभी टेंजेंशियल, कभी एक्सियल। तो वहां स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इन सब चीजों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ एक एक करके मैं क्लैरिटी पूरा लेके चलूंगा हर देखो, इसीलिए मैं देखो जेट को इतना डिटेल में लेके चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि जेट अगर आपका ये क्लियर है, ठीक है, आप वेलोसिटी ट्रायंगल अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, उसका आप फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हो, फिर आपको बेटा एनालिसिस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे टरबाइन पढ़ो चाहे पंप पढ़ो, ठीक है। हर जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगी एनालिसिस, या इतनी डिटेल में कोई आपको नहीं पढ़ाता है। 10 से 12 घंटे में HM फिनिश कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखना कम से कम 20 से 25 घंटे तो पढ़ाने में लगेंगे, क्वेश्चन कराने में अलग लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं सारे केस डिस्कस करके फिर चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और YouTube पे चल रही है आपकी क्लास में बेटा, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आपको हर जगह मिलेंगे नहीं इस तरीके के लेक्चर, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भाई उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, तो YouTube पे देखेंगे। देखो मैं ऐप पे अब इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि उसमें कुछ जोड़ दिया, कुछ मैसेज करते रहते सर हमें इस बैच में नहीं जोड़ा ये, ठीक है। तो अब आगे ऐप पे चलेंगे सारे सब्जेक्ट, लेकिन अभी इस सब्जेक्ट को ये इस पे रहेगा YouTube पे, तो आराम से आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करो चैनल को, तो आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और भी फैकल्टी में लाऊंगा, अलग अलग GS है, ठीक है, हिंदी है, और गौरव सर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो आप बच्चों को, अपने दोस्त जो भी होंगे उनको रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक मशीन आपको मिलने वाली नहीं है हर जगह, नहीं तो आप सर्च करके देखना किस तरीके से पढ़ाया होगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर ये Fx है। अब बात ये आती है बेटा, क्योंकि जेट इस पे फोर्स लगा रहा है और ये क्या कर रही है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन में प्लेट मूव कर रही है, मतलब डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। और डिस्प्लेस कैसे हो रही है, मान लो u मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है प्लेट की, तो 1 सेकंड में कितने डिस्प्लेस हो रही है, u मीटर। तो अगर फोर्स भी है उस डायरेक्शन में बेटा, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहां आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि अच्छा ये बताओ इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर कितना वर्क किया गया, ठीक है। तो यार वर्क डन अगर मैं निकालूं बेटा तो क्या होगा, फोर्स इनटू उस डायरेक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जरा बेटा यहाँ ये देखो कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। अगर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये,
तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे जो वर्क डन मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, रेटेड वर्क डन मिलेगा, मतलब वर्क डन पर सेकंड, ठीक है। कैसा मिलेगा वर्क डन बेटा, रेटेड वर्क डन, ठीक है। रेटेड वर्क डन मींस वर्क डन पर सेकंड अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, fx into u, ठीक है। तो fx क्या है बेटा हमारा, रो a v1 माइनस u का होल स्क्वायर, और u आपको पता ही है। तो अगर इस केस में आपसे वर्क डन पूछेगा, ये सिंपल मेंस वगैरह में 25-25 नंबर में बेटा इतना डेरिवेशन आ जाता है इसका। तो वर्क डन पर सेकंड इक्वल्स टू, यहीं से आपका एकदम क्लियर होगा किस तरीके से, तो रो a v1 माइनस u का होल स्क्वायर इंटू u। तो इस केस में जो आपका वर्कडन पर सेकंड, वर्कडन पर सेकंड या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्कडन न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आप इसकी लिखोगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं ये देख लेता हूं कहां तक आपका कवर हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेटा ये वर्कडन पर सेकंड देखो, तो ये यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गई यूनिट, या जूल पर सेकंड हो गई बेटा, या यूनिट क्या हो गई, ठीक है, वाट कह सकते हो, क्योंकि वर्क कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क क्या कहलाता है, रेटेड वर्क डन क्या कहलाता है बेटा, पावर। तो कोई पूछे कि ये मूविंग प्लेट पर जेट कितनी पावर जनरेट करेगा, तो पावर बराबर भी क्या होती है बेटा, रो ए कहां से निकालोगे, v1 माइनस u होल स्क्वायर इनटू u से, ठीक है। तो दिस इज द पावर और वर्क डन पर सेकंड, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड पावर रो ए v1 माइनस u होल स्क्वायर इनटू u, ठीक है, ठीक है बेटा। और याद देखो, ध्यान रखो, अभी वैकेंसी आई है गुजरात में सिविल और इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो वो मैंने सिलेबस देख लिया है, उस सिलेबस को पूरे कवर किया जाएगा ऐप प्लस यूट्यूब चैनल पे, दोनों पे मिला के, ठीक है। तो वो सिलेबस है, और प्लस एसएससी जेईई का तो वो चल ही रहा है, तो उस सिलेबस को भी मैंने देख लिया है। तो जो और डीएफसीसीआईएल है, ठीक है, तो ये वैकेंसी आई है। तो इन जो लेटेस्ट वैकेंसी है इनका मैं सिलेबस देख के उनके हिसाब वो भी लेके चलना है। पहले मैं उन सब्जेक्ट खत्म करूंगा जो लेटेस्ट वैकेंसी में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एसएससी का तो आपका चल ही रहा है, वो तो एक तरह समझ लो सारे जेईई का सार है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से बेटा एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको कवर करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जितना बस चैप्टर खत्म हो जाए, आप जहां से क्वेश्चन करना चाहते हो, आईएएस के क्वेश्चन करिए, गेट के क्वेश्चन करिए, ठीक है, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, किसी स्टेट के एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। कोई भी डाउट आता है आप तुरंत आपको बताइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है कोचिंग का, इंजीनियर्स कॉर्नर ऑनलाइन, इंजीनियर्स कॉर्नर ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उस पर शेयर कर दी जाएगी। और यूट्यूब चैनल को घंटी इसकी बजा दो, जिससे क्या है कि कोई भी लेक्चर अपलोड होता है आपके कान में घंटी बज जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या है नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास, घंटी बजाना ना भूलें, ठीक है। जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है बेटा कभी कभी हम लोग मैसेज ना करें ग्रुप पे, तो उसका क्या है कि आपको तो पता चल जाएगा ना, घंटी बज जाएगी तो, ठीक है, कि लेक्चर अपलोड हो गया। फर्जी के तो सब्सक्राइब करके रख लोगे, बहुत सारे फर्जी है, ठीक है, कई चल रहे हैं। अब उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो सब केवल टाइम बर्बाद कराते हैं। ले आएंगे 20 क्वेश्चन कि इन्हीं में से आएगा, अगर 20 क्वेश्चन में आता है तो दादा तुम्हारा काहे नहीं सिलेक्शन हुआ, ठीक है। 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, कहेंगे इन्हीं में से आएगा पेपर में। खुद ने जीवन में कभी निकाला नहीं क्लर्क का एग्जाम भी, 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, कहेंगे इन्हीं में से आएगा। 100 क्वेश्चन में से अगर पेपर आता तो बेटा फिर क्यों पढ़ाया जाता है ये सब, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन ना करा देता, ठीक है। तो वो सब बेवकूफ ना बना कर ये क्वेश्चन प्रॉपर, पहले कंटेंट पढ़ो सब्जेक्ट का बेटा पूरा, ठीक है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अच्छे से इंस्टीट्यूट में अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि पहले पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, उसके बाद आपको मैं खुद ही ऐसा बना दूंगा कि आपको किसी के 100 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। आप बेटा खुद ही क्वेश्चन कर डालोगे 1-2 हजार उस सब्जेक्ट पे, ठीक है, जिस बुक से आप चाहो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल की बात करूं या सिविल की, इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद आप बेटा खुद ही इस लेवल के, अगर जिसने कंसंट्रेट किया होगा, हर लेक्चर को प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, तो वो खुद ही इस लेवल का बन जाएगा कि एसएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे आईएएस हो, ठीक है, चाहे किसी भी एई का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन उसका उसमें से नहीं रहेगा अगर उसने कंसंट्रेट किया है, हर लेक्चर को प्रॉपर उसने सुना है। तो 95% आप क्वेश्चन ऐसे ही चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। और
80% क्या बेटा 70 में ले आओगे तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 70% आप ले आते हो तो। चलिए, तो पहले आप इतना नोट करो पॉज करके इसको, फिर मैं आगे चलता हूं, देखता हूं बाई डायरेक्शन में क्या ये इनका भाई साहब कुछ बाई डायरेक्शन में ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे इस प्लेट के साथ, ठीक है। बाई डायरेक्शन कोई फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्या है बाई डायरेक्शन में इसका, ठीक है, यूज। चलिए, तो पहले आप इसको पॉज करो बेटा और नोट करो अच्छे से, ठीक है, एक एक पॉइंट। और नहीं तो देखो नोट करने में ये सब चीजें समझना है ना, तो आप क्या करो कि एक बार इतना देख लिया, उसके बाद इसको वो करो रिपीट, ठीक है, कहीं वहां नहीं जा रहे हो आप, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। लेक्चर को देखो अच्छे से फिर से रिपीट करके, और फिर मैं जैसे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया है स्टेप बाय स्टेप, आप एक बार फिर से बनाओ, ठीक है। तो चीजों को क्या करना है बेटा, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, जिससे कि लंबे समय तक वो रहेगा। नहीं तो कहां से रटोगे, अभी इसका ये आया था, बाकी का अलग अलग एंट्री पे वेलोसिटी आया था, आगे चल के आगे हम पढ़ेंगे तो उन पे अलग अलग आएगा वेलोसिटी ट्रायंगल, तो रटना नहीं है, बनाना सीखना है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, देख लो इधर, ये नोजल है, नोजल से ये जेट स्ट्राइक कर रहा है v1 वेलोसिटी, जेट निकल रहा है v1 वेलोसिटी से, लेकिन जेट जब प्लेट पे स्ट्राइक किया तो प्लेट भी u वेलोसिटी से मान लो क्या करने लगी बेटा, मूव करने लगी। तो प्लेट u वेलोसिटी से मूव करने लगी, और अगर आप इस पे बैठे हो प्लेट पे, ठीक है, तो आपको जो इस पे टकराता हुआ वाटर दिखेगा वो किस वेलोसिटी से दिखेगा बेटा, vr1 वेलोसिटी से, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट की वेलोसिटी प्लेट पर, सॉरी प्लेट की एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी बात करूं या एग्जिट पॉइंट वेलोसिटी, तो ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से प्लेट है बेटा, फ्लैट प्लेट है, ठीक है, तो हर जगह की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम होगी, u बराबर u1 इक्वल टू u2। अब हमने एंट्री पे क्या बनाया, वेलोसिटी ट्रायंगल, तो वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं, तो स्केल वगैरह यहाँ कुछ दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। तो मैंने मान ली कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो v1 के बराबर है, इसको स्केल पे हमने ड्रॉ किया, मान लो v1 का जो भी मान है स्केल दिया तो उसकी लेंथ इतनी निकल के आई। ये v1 का एरो है, वो क्या दिखा रहा है, v1 की डायरेक्शन की, v1 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब और एंट्री पे क्या है बेटा, प्लेट की भी वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी है, तो दो वेक्टर को जब भी ड्रॉ किया जाता है तो उसका ये नियम होता है, रूल होता है कि हमेशा वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है बेटा कि u1 यहां से स्टार्ट करेंगे, मान लो यहां तक गया, और जाहिर सी बात है कि जब तक तभी जेट इस पे टकराएगा जब u1 और v1 की वैल्यू और u1 से क्या हो बेटा, ज्यादा हो, ठीक है। तो मान लिया u1 यहां तक है, अब इसमें से जो बढ़ा दी, जो बचा वही क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो जो बचा है उस लेंथ को किससे दिखा दिया, रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। और एरो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में आएगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई vr1, ठीक है। अब जेट इस पे टकराया, जेट प्लेट ने इसमें फोर्स लगाया, जेट हाफ हाफ इधर ऐसे क्या हुआ बेटा, डिफ्लेक्ट हुआ, तो जेट जो प्लेट पे मूव करेगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा बेटा, vr2 से रिलेटिव वेलोसिटी से। आप ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको जो जेट बाहर निकलते हुए दिखेगा वो किससे दिखेगा बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से, एक्चुअल वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ देखो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि टेंजेंशियली फ्लो करेगा इस पे प्लेट पे, तो उसकी टेंजेंशियली डायरेक्शन वेलोसिटी होगी। अब देखो इधर प्लेट की एग्जिट पे ये वेलोसिटी है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बचेगी वही क्या है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आ जाएगी बेटा, इन दोनों इसको मिला दो वेलोसिटी वेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद ये क्या लगाया हमने, फोर्स निकाला था, जेट का फोर्स प्लेट पे कितना लगेगा, तो सिंपल सा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन मैंने ये ड्राइव किया था सबसे पहले ही लेक्चर में, आप पढ़ लो। आज यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है किसी को लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे अपने कंसेप्ट क्या करने हैं बेटा, बिल्डअप करनी है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन अच्छा करना है, ठीक है। m डॉट v1 माइनस m डॉट बाई 2 u2 प्लस m डॉट बाई 2 u2, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है।
ठीक है, तो आई होप यू हैव नोटेड इट। ठीक है, तो आपने बेटा क्या इसको नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाई डायरेक्शन की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मैं कुछ इसको मिटा देता हूं, बिगाड़ देता हूं ये। ठीक है, ये देखो, तो अभी देखो बाई डायरेक्शन की एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा भाई अब जितनी भी वेलोसिटी चाहिए वो किस डायरेक्शन में चाहिए हमें, बाई डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं उसी डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए बेटा, मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन की देखो एफ वाई, या कह सकते हो प्लेट के वही क्या है टेंजेंशियल, तो एफ वाई का हो या एफ टी का हो। तो देखो इनिशियल मास मोमेंटम बाई डायरेक्शन में कितना है, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या बेटा, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है एंट्री पॉइंट पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा एम डॉट इंटू 0 माइनस, अब देखो हाफ मास फ्लो रेट इधर है, हाफ मास फ्लो रेट इधर डिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन इस डायरेक्शन में मास फ्लो रेट बेटा देखो एग्जिट पॉइंट पे एंट्री उस पे। ठीक है, एक्चुअल जो जेट की वेलोसिटी है, अगर आप ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है ग्राउंड पे लेके एनालिसिस करेंगे बेटा, तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उसको इस जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट दिखेगा बेटा, VR2 इस डायरेक्शन में, लेकिन देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको प्लस ले लो, तो हाफ मास फ्लो रेट इनटू VR2। ठीक है, हमें जो जेट की कौन सी वेलोसिटी चाहिए बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कौन सी वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका में वर्टिकल डायरेक्शन में, तो VR2। ठीक है, एंगल वगैरह कुछ पता नहीं, एंगल वगैरह पता नहीं है तो इन दोनों का ही तो ये रिजल्टेंट है, तो हम उसी वेलोसिटी ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं। एंगल वगैरह नहीं पता है तो यहां से हमने सिंपल कांसेप्ट क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब देखो प्लस m डॉट बाई 2 इंटू, लेकिन बेटा ये देखो ये हाफ मास फ्लो रेट आ रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसकी ये वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस VR2। अगर ये प्लस लिया है साइन तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दो m डॉट बाई 2 m डॉट बाई 2 VR2 तो दो सब बराबर है, लेकिन ये प्लस की चीज है ये माइनस का है, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 पहले से ही है, ये आपस में कैंसिल हो गए बेटा। तो यहाँ से जो आपका FT या FY जो निकल के आया टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स फ्लैट प्लेट पे कितना होगा बेटा, 0। तो चाहे मूविंग प्लेट हो चाहे कैसी हो बेटा, चाहे तो मूविंग प्लेट हो फ्लैट प्लेट, चाहे स्टेशनरी हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स आता है वो कितना आता है बेटा, 0। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना फोर्स आता है बेटा, 0। कैसे आता है वो आपके पास ये एनालिसिस आपके साथ सामने है। ठीक है, कुछ और बातें कर लेते हैं कि जो VR1 VR2 है, जैसे हम वहां आपको प्रूव करके दिखाते थे इन रेस्ट के केस में कि V1 बराबर क्या होगा बेटा, UV2। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ प्रेशर डेटम वगैरह आपको दर्शा दूं। तो देखो है क्या, ये आपको कौन सा व्यू दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है बच्चे, लेकिन एक्चुअल में हमें जो एनालिसिस करनी है वो किस पे करनी है, ये तो टॉप व्यू दिखाया है कि जिससे कि आपको जेट का फ्लो और प्लेट पे फ्लो दिख सके, लेकिन एक्चुअल में जो प्लेट होती है वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी और जेट ऐसे इस पे टकरा रहा है, जेट ऐसे टकरा रहा है, प्लेट ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ध्यान दो, जेट प्लेट इस तरीके से जा रही है, तो जेट ऐसे इस पे टकराया, प्लेट ने जेट पे फोर्स लगाया, आधा जेट इधर डिफ्लेक्ट हो गया, आधा जेट इधर डिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज द फ्रंट व्यू, जो आप अभी आपको दिख रहा होगा इस डस्टर का, ये है फ्रंट व्यू बेटा। फ्रंट व्यू में आपको क्या नहीं दिखेगा, ना तो ये दिखेगा अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो, ना ये डायरेक्शन, क्योंकि जेट डिफ्लेक्टेड होने के बाद कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड यू कैन नॉट सी दिस डायरेक्शन ऑन दिस डायग्राम। ठीक है, या इन दिस डायग्राम। चलिए, आप ये नहीं देख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा बोर्ड के। अब देखो साइड व्यू इधर से आके आप देखते हो, साइड से इधर से, तो आपको फिर क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये प्लेट है और ये जेट है। अब देखो जो जेट की इंपैक्ट डायरेक्शन है, यू कैन नॉट सी द इंपैक्ट डायरेक्शन ऑफ जेट बिकॉज इट इज द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है, कहने का मतलब बच्चे कि अगर आप साइड व्यू बनाते हो इस पे, तो साइड व्यू में आपको जेट की जो ये इंपैक्ट डायरेक्शन है वो नहीं दिखेगी, फ्लो की डायरेक्शन ये दिख रहा है जेट, ये कुछ दिखेगा नहीं, पॉइंट यहाँ आएगा बस।
तो साइड व्यू आपके काम का नहीं है, तो बचा क्या, टॉप से देखो इसको। तो उसको फिर मैंने यहाँ पे घुमा के ऐसे बना देता हूँ डायग्राम को, ठीक है। तो टॉप व्यू है तो रियल में क्या होती है, इस तरीके से। आप देखो जेट ऐसे आ रहा है बेटा, यहाँ टकरा रहा है, तो कहीं भी डेटम मान लिया और यहाँ से डिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है ये और ये। इस पे मैं बना देता हूँ बच्चे, यहाँ जेट टकराया और डिफ्लेक्ट होके ऐसे जेट चला गया, ठीक है डियर। ये देखो जेट डिफ्लेक्ट होके ऐसे गया। अब देखो अगर यहाँ डेटम मैंने मान लिया तो एंट्री पॉइंट की हाइट, ठीक है डियर, देखो ध्यान से, एग्जिट पॉइंट की हाइट दोनों क्या है, बराबर हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि Z1 बराबर डेटम हाइट, डेटम हेड की अगर मैं बात करूं तो हेयर Z1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, Z2, ठीक है, सही बात है बेटा। अब देखो प्रेशर, तो बेटा यहाँ नोजल लगाते इसलिए कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, वो प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब, और फिर ये एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P atm। 0.2 पर भी कोई प्रेशर नहीं है बेटा, वही एटमॉस्फेयर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, P2 एक्सपोजर है एटमॉस्फेयर के साथ। P1 बराबर P2, Z1 बराबर क्या है बेटा, Z2। ये चीज आपने लिख ली है तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है, यहीं लिख देता हूं। अब देखो, अब मुझे ये देखना है कि VR1 और VR2 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा कौन कम। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि कहेगा कि व्हेन जेट स्ट्राइक्स ओवर द मूविंग प्लेट देन ऑलवेज VR2 इज ग्रेटर देन VR1, VR2 इज लेस देन VR1, VR2 इज लेस, ठीक है, इक्वल्स टू VR1। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट। तो अगर ये तभी आपके होंगे जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है, ठीक है बेटा। रटना अलग बात है, रटने से कुछ कभी हुआ नहीं किसी का भला, और समझने से होता है कि जिसका भी भला हुआ है, तो समझो पहले ध्यान से। तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले मुझे VR1 और VR2 में अगर कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है या कुछ कमेंट करना है उन दोनों के रिलेशन के बारे में, तो मैं क्या करूं, इस प्लेट पे बैठ जाऊं और फिर क्या लगा दूं, एंट्री और एग्जिट पे बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन। तो जरा ध्यान दो, प्लेट पे बैठ के मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। प्लेट पे बैठ के लगाओगे तो पहले एंट्री पॉइंट पे एनर्जी लिखो, क्या होगी बेटा, P1 बाई रो जी, ठीक है। हाँ चलो इसी मार्कर से ब्लैक से लिख लेते हैं, P1 बाई रो जी। जैसे तब P1 बाई रो जी प्लस क्या देखेगा, Z1 प्लस क्या देखेगी बेटा, उसको वेलोसिटी VR1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। एग्जिट पे क्या देखेगा बेटा, P2 बाई रो जी प्लस Z2 प्लस VR2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और क्या होगा, कुछ हेड लॉस। अब देखो अगर स्मूथ है, स्मूथ प्लेट का केस है, तो बच्चे HF का मान क्या हो जाएगा, 0। और HF 0 हो जाएगा तो ये देखो, ये इसके बराबर है बेटा, ये इसके बराबर है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखो, और ये 0 है, तो ये 2g से 2g, तो क्या आ जाएगा बेटा, VR1। तो स्मूथ प्लेट का अगर केस होगा मेरे बच्चे, तो क्या आ जाएगा, VR1 इक्वल्स टू VR2, ठीक है बेटा। अगर प्लेट स्मूथ नहीं है, रफ है, तो क्या होगा, HF इज नॉट इक्वल्स टू 0, और HF 0 नहीं होगा तो आप भी देख सकते हो कि इसका मान इसके बराबर, इन दोनों के बराबर करना है। तो कभी भी फॉर रफ प्लेट, तो देखो मूविंग प्लेट के लिए आप केवल यही कमेंट कर सकते हो बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा कि VR1 इज नॉट इक्वल टू VR2, और ये भी कह सकते हो कि HF में चला जाएगा तो VR1 2 इज लेस देन, हमेशा रहेगा इससे, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन में चला जाएगा, लेस देन VR1। अगर रफ प्लेट होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट इक्वल्स टू लेस देन क्या होगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री, ठीक है डियर। तो आप अभी ये लिख लीजिए, वाई डायरेक्शन का फोर्स, और ये लिख लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक कवर होता है। एक चीज और है, चलो उसको भी मैं बता देता हूं कि अगर V1 और V2 में कमेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर आप स्टेशनरी प्लेट के बारे में अगर कमेंट करते, अगर ये स्टेशनरी प्लेट होती, जैसे बेटा देखो ये जो भी रिजल्ट लिखा है वो मूविंग प्लेट के लिए उधर लिखा है,
ठीक है, जो हमने केस लिया था वो। लेकिन अगर मैं स्टेशनरी प्लेट की बात करता तो सिंपल सा कमेंट क्या होता बेटा यहाँ पे कि V2 अगर स्मूथ होती तो V1 के बराबर होती और रफ होती तो क्या होती बेटा, इससे कम होती एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि स्टेशनरी में तो कुछ होता ही नहीं रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह। ये किसके लिए आई, स्मूथ के लिए। इस बात को याद रखना, हर जगह ये नहीं करना है कि कहीं भी कुछ भी पूछ रहा है मूविंग वगैरह और आपको बेटा एक ही चीज याद रखिए V2 बराबर V1 और V2 इज लेस देन V1, तो ये सब नहीं करना है। ये देखना है केस कौन सा है, जैसा केस वैसी उसकी दवाई वैसा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो देखो स्टेशनरी प्लेट होगी तो V2 बराबर क्या होगा V1 स्मूथ प्लेट के लिए, और V2 इज लेस देन V1 फॉर रफ प्लेट। बट इन केस ऑफ मूविंग प्लेट यू कैन नॉट कमेंट एट दिस टाइम, ठीक है, इस टाइम आप ये कमेंट नहीं कर सकते हो V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो पहले यहां तक नोट कर लो, इसको भी यहाँ इंडिकेट कर लेना, ये स्टेशनरी प्लेट के बारे में, और ये जो भी रिजल्ट लिखा है वो किसके लिए है बेटा, मूविंग प्लेट के लिए। अब मैं V1 और V2 मूविंग प्लेट का बताऊंगा कि क्या रिलेशन होगा V1 और V2 में, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया है पॉज कर लेना हो, ठीक है, तब नोट करके फिर प्ले करना। अब मैं बात करते हैं V1 और V2। तो देखो बेटा, जब आप प्लेट पर बैठ के आपने क्या लिखा है एनर्जी इक्वेशन, तो आपके पास जो पहली एनर्जी इक्वेशन आई ये जो लिखी है, अब की बार आप क्या करो कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर दो बेटा, बदल दो, और अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहां पहुंचा दो, ग्राउंड पे। तो जब आप ग्राउंड पे बैठ के लिखते हो एनर्जी इक्वेशन एंट्री और एग्जिट पे, तो क्या होगा बेटा, देखो कुछ इस तरीके से आएगा P1 वाई रोजी, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होना है। ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, अब बार ग्राउंड पे बैठ के लिख रहा है एंट्री और एग्जिट पे एनर्जी इक्वेशन। प्लस क्या आएगा बेटा, Z1 आएगा, प्लस अब की बार Z उसको किससे देखेगा, V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G से, ठीक है, इक्वल्स टू P2 बाई रोजी प्लस Z1 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस क्या होगा बेटा HF, और कुछ दिखेगा, हाँ और भी कुछ दिखेगा बेटा। जेट तो इस वेलोसिटी से दिख रहा है, लेकिन प्लेट भी तो जाती हुई दिख रही है, प्लेट जा रही है, इसका मतलब प्लेट पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो हेड के टर्म में अगर उसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट मास, या रो जी, m डॉट जी, ठीक है। तो ये हेड आ जाएगा वर्क डन डिवाइड बाई m डॉट जी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो इस केस में, क्योंकि बेटा ये अगर ग्राउंड पे आप बैठे हो तो प्लेट भी तो आपको जाती हुई दिख रही है, तो प्लेट पे कुछ वर्क डन हो रहा है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इतनी आई, इतनी काइनेटिक एनर्जी गई, तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो इस पे वर्क डन किया है, तो यूज हुई है काइनेटिक एनर्जी। हेड लॉस तो हुआ वो अलग, लेकिन जो ये इसमें डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि इस पे वर्क डन करेगा, तो एनर्जी यूटिलाइज होगी, उसके बाद ये इतनी एनर्जी आपकी जा रही है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतनी इनिशियल इनपुट आउटपुट बचा हुआ, उसी ने क्या किया, वर्क डन किया, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। रिलेटिव में कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको दिखेगी प्लेट स्टेशनरी। जब पहले मैंने प्लेट पे बैठा था तो प्लेट क्या थी आपके लिए, स्टेशनरी, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसमें आता हुआ वाटर स्ट्राइक करता हुआ दिखेगा, जाता हुआ दिखेगा। चलो देखो इधर, अब भले ही HF 0 हो जाए, आप बताओ, भले ही HF 0 हो जाए, ये सब तो क्या बराबर है, ठीक है। मैंने आपको व्यू दिखाया, उनमें आपने अगर समझा होगा अच्छे से तो ये तो बराबर आपको दिखे होंगे, ये सब बराबर है। तो अब देखो आप, भले ही ये HF 0 हो जाए, क्या कभी भी V2 V1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये इनिशियल टर्म और है। तो रिलेट ये मूविंग प्लेट के लिए, मूविंग प्लेट के लिए चाहे तो बेटा क्या हो, रफ हो, स्मूथ हो मूविंग प्लेट, चाहे क्या हो, रफ हो, कभी भी V2 V1 के बराबर नहीं होता है, ऑलवेज लेस देन V1। क्यों, क्योंकि जो यूटिलाइज हो रही काइनेटिक एनर्जी उसी की वजह से क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है उस पे। स्टेशनरी प्लेट में कोई वर्क डन नहीं था, इसलिए V2 इक्वल टू क्या होता था, V1 इन केस ऑफ स्मूथ प्लेट,
ठीक है डियर, ठीक है। तो याद रखना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, क्योंकि आपको बेटा बेनिफिट मिल रहा है नो डाउट, क्योंकि मुझे ये इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब है, हजारों वीडियो पड़े होंगे इधर उधर की, सर्च करना, क्वालिटी अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप खुद ही खुद उसका बस फायदा उठाओ, अपने दोस्तों को भी, अभी यूट्यूब पे चल रही है क्लास तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऐप में और सब्जेक्ट बाकी चल रहे हैं उनको आप नहीं देख सकते, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब पे जो लेक्चर आप देख सकते हो वो सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा आगे अगर आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं और भी लेक्चर यूट्यूब पे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट किए जाएंगे, तो वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि मुझे दिखने चाहिए उस पर सब्सक्राइबर, ठीक है, जब भी खोलूं तो। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू डियर।